नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस परिचर्चा में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये परिचर्चा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई नहीं है। जो तीसरा फ्रंट यानी जनसुराज है, वो क्या असर डालेगा, कौन से मुद्दे निर्णायक होंगे, क्या बिहार इस बार भी कास्ट लाइन पे वोट करेगा, या जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने बिहार में बैठाए हैं उसके अनुरूप ही चलेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। और इन सब के लिए हमने मंच पे आमंत्रित किया है सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से। मेरे साथ रोहित रंजन और अजीत द्विवेदी मेरे दो सहयोगी रहेंगे। और यशवंत जी, आपसे तो हर कोई यही जानना चाहता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन सर ये 30 सालों में पहली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। ये तो जनता को तय करना है, बट सर ये बाकी के चुनाव से ये ज्यादा दिलचस्प होगा चुनाव? निस्संदेह। मतलब पहली बात तो ये कि बिहार का कौन सा ऐसा चुनाव है जो आपको पिछले 8 दशकों में ऐसा लगा कि दिलचस्प नहीं था। ये बिहार है। पूरे भारत के चुनाव एक तरफ और बिहार का चुनाव एक तरफ, और उसका कारण यहाँ की राजनीति नहीं है, उसका कारण यहाँ के लोग हैं। बिहार के सामान्य जन की भी जो राजनीतिक चेतना है बेशी, वो बहुत अलग है। बल्कि अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने कुछ विचित्र सी टिप्पणियां की थी, और कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस समय चेन्नई में ही था। तो बातचीत में वहाँ के एक बहुत बड़े चैनल तमिल के हैं, वो उनके संपादक मिलने के लिए आए थे, तो बातचीत हो रही थी। मैंने कहा क्यों कहते हैं आप लोग ये सब, मतलब आपको आइडिया है बिहार का? बोले नहीं है। हमने कहा यही प्रॉब्लम है, पटना में सड़क पे हर किसी को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का आइडिया है, आपको बिहार का आइडिया नहीं है। तो ये जगह ऐसी है जहां पे आज से नहीं, आदि अनंत काल से राजनीतिक चेतना इस जगह की एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंदर बहुत अलग है। और कई मामलों में जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है ना बिहार की पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है कि वो शायद समय से इतना आगे वो राजनीतिक चेतना चलती है कि उसमें बिहार का स्वयं का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो कई सारे मानक उसको तोड़ने होते हैं उस चेतना को। और उसमें बिहार की जनता की कमी नहीं होती। कमी जो होती है वो दरअसल जिनको जनादेश मिलता है उन लोगों के अंदर होती है, वो उसे पूरा नहीं करते, इसलिए बिहार पीछे रह जाता है। मेरे कम से कम मेरा सोचना और मेरा मानना ये है। तो इसलिए बिहार का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो बिहार में आज मैं संकेत देखूं, कोई भी चीज देखूं, मैं उस ट्रेंड को एनालाइज करता हूं कि आने वाले 10 से 15 या 20 साल में बचे हुए राज्यों या बचे हुए भारत में भी उस तरीके के मुझे संकेत दिखने शुरू होंगे, राजनीतिक विकल्प के मायने में या राजनीतिक सोच के मायने में। तो उस लिहाज से बिहार मेरे लिए बहुत अलग केस स्टडी हमेशा रहता है। एक पहलू इसको जो दिलचस्प कहा ना उन्होंने, उसको थोड़ा और हम मॉडिफाई करते हैं, फिर आप और ज्यादा उस पर जवाब देने की स्थिति में होंगे। ये माना जा रहा है कि ये ट्रांजिशन का चुनाव है। दिलचस्प इस मायने में उन्होंने एक तीसरे फोर्स का भी जिक्र किया। ये ट्रांजिशन का चुनाव माना जा रहा है बिहार में, कि ये ट्रांजिशनल है, फेज है ऐसा जिसमें मंडल की पॉलिटिक्स के जितने तमाम पुराने चेहरे हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। कई लोगों का निधन हो गया, लालू यादव और नीतीश कुमार अब अपने अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन का क्या सचमुच ये ट्रांजिशन का चुनाव है? विचारधारा के आधार पर भी, लीडरशिप के आधार पर भी, किसी भी और आधार पर क्या ये लग रहा है कि ट्रांजिशन का चुनाव है? ट्रांजिशन तो है, ये सतत है। आप कंटिन्यूटी है, अभी हम 35 साल से कंटिन्यूटी है। तो अभी मंडल में पहुंचे हैं, ये 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो रहे हैं। यहाँ की राजनीति की जो लीडरशिप है वो तो जेपी आंदोलन से उपजी हुई है ना, उसी का ट्रांजिशन, उसका ट्रांजिशन है। उसके एक ट्रांजिशन के अच्छे स्वरूप को भी देखा हमने, खराब स्वरूप को भी देखा हमने, एक स्थिर स्वरूप को भी देखा। अब जो लग रहा है कि ट्रांजिशन जो आ रहा है वो एक ऐसी नई जनरेशन का आ रहा है जिसने उन ट्रांजिशंस के बारे में किंवदंतियों की तरह से अपने बाप दादे पुरखों से सुना तो है, लेकिन जिस बिहार की याददाश्त शायद उस पीढ़ी को है, लेकिन ये नई पीढ़ी जिस बिहार में पैदा हुई है, हर समय आप
पुरानी बातों का जिक्र करके नई पीढ़ी को बहुत लंबे समय तक रिझा के और खींच के नहीं चल सकते। ये उसी तरीके का है जैसे मेरे ख्याल से किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में हमें सब लोगों में हम बोलें कि माता पिता या दादाओं की एक बड़ी शगल होता है कि बच्चों को बताने, देखो हमने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, हम तो पैदल जाते थे, हमारे पास में साइकिल भी नहीं होती थी, तमाम। बच्चे थोड़े समय सुनते हैं, उसके बाद में एक हम हमारे चचेरे भाई हैं, वो तो अमित बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, उनके बच्चा भी, उन्होंने खुद ही बोली मुझे ये बात कि हम जिस तरह से जाते थे हम बताते हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा है शालीन, कि बहुत दिन तक सुनता रहा, फिर बोला कि डैड आपके पिताजी गरीब थे, इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पिताजी ने आपको नहीं दिया, आप अफोर्ड नहीं कर पाए, मेरे पिताजी आप हैं, आपने अफोर्ड किया, तो ये मैं कब तक इन चीजों को सुनूं कि क्या करना है? तो वही स्थिति नई पीढ़ी के मतदाताओं की भी होती है। कुछ समय तक वो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उन्हें केवल पीछे का दिखा करके आगे की राजनीति नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज जिसको शायद हमने देखा, वो आने वाली जो जेन जी जिसको अब कहा जा रहा है, वो शायद उससे कनेक्ट नहीं हो रही और उसने सब कुछ देखा बदला हुआ। तो क्या वो बदले परिवेश में युवा चेहरा जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ता हुआ देख रहा है, या वो चेहरा जो बिहार में बदलाव के लिए अपने आप को मुख्य तौर पे सामने रखता है, जिसको नीतीश कुमार कह रहे थे? इसको दूसरे तरीके से सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका असर नहीं है या याददाश्त नहीं है या सोच नहीं है, लेकिन किसी एक जंगल राज की ब्रांडिंग के कारण उस नेतृत्व की अगली पीढ़ी को भी आप उसी की सजा दें, ये बात नई पीढ़ी को गवारा नहीं होगी, क्योंकि वो भी जजमेंटल नहीं है, वो जज नहीं करना चाहता। जैसे क्या उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो उनका कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन से कुछ अलग था क्या? लेकिन नई पीढ़ी जिस तरीके से 2012 में अखिलेश यादव के साथ में एसोसिएट हुई, उसी से उनको वो मैंडेट मिला था। MY प्लस कॉम्बिनेशन के प्लस जो आया वो युवाओं का आया। या 5 साल पहले आप सोचिए, जिस समय वो हम लोग ट्रैकर में कहते थे कि मुद्दा जो है वो दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट का है, और लास्ट के 6 हफ्तों में तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बेरोजगार वाले को मुद्दे को पकड़ा, ऐसे हम लोग ने रोज उनका ग्राफ बढ़ते हुए देखा। वो तो अगर वो 70 सीटों कांग्रेस को जो जाने वाला मसला नहीं होता, अगर 20-25 सीट भी तेजस्वी ज्यादा लड़ गए होते तो यहां का तो मामला पलट जाना था ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि पिछली पीढ़ी पिछली चीजों की कवायद में जो जज करने की हमारी एक आदत रही है, याद दिलाने की, एक सीमा के बाद में नई पीढ़ी को आप उस ब्रैकेट में नहीं बांध